हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत को गुलाम बनाने वाली रानी विक्टोरिया का हिंदू सेना ने किया महिमा वर्णन। शहला बोली, क्या यह देशद्रोह नहीं? दक्षिणपंथी संगठन हिंदू सेना आज दिल्ली में महारानी विक्टोरिया की 118वीं पुण्यतिथि मना रही है। इस पर जेएनयू की पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष शहला राशिद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या यह देशद्रोह नहीं है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, डियर दिल्ली पुलिस, क्या इस पर आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत वारंट जारी होता है? हिंदू सेना सच में भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य का जश्न मना रही है। बता दें कि रानी विक्टोरिया की 118वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदू सेना ने 22 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के लिए हिंदू सेना ने एक आमंत्रण भी छापा है, जिसकी शुरुआत महारानी विक्टोरिया अमर रहे से की गई है। इस आमंत्रण में अंग्रेजों को आजादी दिलाने वाला बताते हुए लिखा गया है कि अंग्रेजों ने 1857 में विदेशी इस्लामिक आतंकवादियों से भारत को आजादी दिलाने में मदद की और यही सही मायने में भारत की पहली आजादी थी। महारानी विक्टोरिया की शान में तारीफों के पुल बांधते हुए आगे लिखा गया, महारानी विक्टोरिया के गतिशील नेतृत्व में अंग्रेजों ने सैकड़ों देशी रियासतों को एक किया है और एक कानून के तहत एक देश बन गया। देश में पहली बार इस तरह से किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारत को गुलाम बनाने वाले शख्स को एक महानायक के रूप में पेश किया जा रहा है। 1857 की क्रांति के दौरान महारानी विक्टोरिया के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने भारतीयों पर जुल्म ढाए थे। हिंदू सेना उसी महारानी विक्टोरिया की पुण्यतिथि मना रही है, जिसे खुश करने के लिए अंग्रेजों ने भारत माता के लाल हवलदार आलम बेग को तोप से उड़ा दिया था। आलम बेग क्रांति के दौरान 46 रेजिमेंट बंगाल नॉर्थ इन्फेंट्री बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। इस बटालियन ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। हैरानी की बात तो यह है कि हिंदू सेना भारत को आजाद मुगल शासन के खत्म होने को मानती है, न कि अंग्रेजों से मिली आजादी को। इसलिए हिंदू सेना के मुताबिक भारत 1947 में नहीं बल्कि 1857 में आजाद हुआ है। ईवीएम एक्सपर्ट्स का सनसनीखेज खुलासा, बीजेपी नेता से मिलने के बाद उसके 11 साथी मार दिए गए। ईवीएम हैकिंग को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने एक के बाद एक खुलासे से देश के सियासी दलों की सांसें अटका रखी हैं। अब शुजा ने दावा किया है कि ईवीएम के सिलसिले में उसकी टीम सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से मिली थी। कुछ विशेष जानकारियां थी जिसको लेकर उसकी टीम ने बीजेपी के नेता को ब्लैकमेल किया था। शुजा का दावा है कि इसके बाद उसके 11 साथी मार दिए गए थे। इस वक्त देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सियासत तेज है। उस पर अमेरिका में रहने वाले हैकर के एक के बाद एक दिए गए दावे से मामला और सनसनीखेज होता जा रहा है। हैकर शुजा पहले कह चुके हैं कि बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो ईवीएम को लेकर अपनी ही सरकार का पर्दाफाश करना चाहते थे। शुजा को चुनाव आयोग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उस पर आरोप है कि वो ऐसे खुलासों से शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हैकर ने यह भी कहा था कि भारत की सत्तारूढ़ बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों ने चुनाव में ईवीएम हैकिंग को लेकर उससे संपर्क साधा था। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत में ईवीएम को विशेष योगदान रहा है, ऐसा विपक्षी दल कहते रहे हैं। हालांकि देश में ईवीएम पर बहस बहुत पुरानी है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो भी इस मशीन पर सवाल उठाया करती थी। अन्ना हजारे ने राफेल को बताया घोटाला, कहा जल्द सबूतों के साथ करूंगा मोदी सरकार का खुलासा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने राफेल मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास इस संबंध में ऐसे दस्तावेज हैं जिसे राफेल के घोटाला साबित किया जा सकता है। सोमवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते दौरान अन्ना हजारे ने राफेल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि समझौते से 1 महीने पहले बनी एक कंपनी को इसमें सहयोगी कैसे बना लिया गया। उन्होंने कहा कि राफेल में कई अनियमितताएं हैं जिनका खुलासा वह 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। उनके मुताबिक फिलहाल वह राफेल से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन कर रहे हैं। अन्ना ने राफेल को घोटाला करार देते हुए इस बात का दावा भी किया है कि अगर देश में लोकपाल होता तो राफेल जैसा घोटाला रुक सकता था। अन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के
आदेश के बावजूद लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को लागू नहीं करने पर केंद्र की सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि देश पर तानाशाही की तरफ जाने का खतरा मंडरा रहा है। अन्ना ने इस दौरान भ्रष्टाचार रोधी कानून को लागू करने और किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा भी की है। वह 30 जनवरी को अपने गांव रालेगंज सिद्धि में भूख हड़ताल करेंगे और वह सरकार द्वारा मांगे पूरी होने तक इसे जारी रखेंगे। बता दें कि बीते 8 साल में लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे की यह तीसरी भूख हड़ताल होगी। वह सिविल सोसाइटी सदस्यों तथा समूहों का नेतृत्व करते हुए अप्रैल 2011 में पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। पीएम मोदी को अन्ना हजारे की फटकार, कहा आपकी सरकार तानाशाह है, ना सुप्रीम कोर्ट की सुनती है ना संसद की। लोकपाल बिल को लेकर पूरे देश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अब मोदी सरकार के खिलाफ अनशन करने जा रहे हैं। अन्ना ने पीएम मोदी को खत लिखकर कहा है कि आपकी सरकार संस्थाओं का खात्मा कर रही है। अन्ना ने मोदी सरकार पर तानाशाही होने का आरोप लगाया है। अन्ना ने कहा है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था और लोकसभा राज्यसभा के फैसले को नहीं मानती है। मोदी सरकार देश को तानाशाही की ओर ले जा रही है। अन्ना का कहना है कि वो लोकपाल बिल को लेकर एक बार फिर 30 जनवरी से अनशन करने जा रहे हैं। हजारे ने खत में लिखा है कि आपकी सरकार देश को सच पर ले जाने वाले महापुरुषों के रास्ते से उल्ट चल रही है। आपकी सरकार देश के लोगों के साथ धोखेबाजी कर रही है। आपकी सरकार लोकपाल बिल को लेकर बार बार झूठ बोलती है। इसलिए मैं 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रोज से महाराष्ट्र में अपने गांव रालेगंज सिद्ध में अनशन करने जा रहा हूं। गौरतलब है कि साल 2011 में अन्ना हजारे ने लोकपाल कानून को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा अनशन किया था, जिसके बाद आखिरकार कांग्रेस सरकार ने 2013 में लोकपाल बिल कानून बनाना पड़ा था। साल 2014 में मोदी सरकार आई, लेकिन उसने अब तक लोकपाल को नियुक्त नहीं किया है। कन्हैया बोले, मोदी जी को चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए पूरी दुनिया देख रही है। 2014 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान तत्कालीन पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने देश की भोली भाली जनता से अपने हर रैली में कहा था कि वो चाय बेचा करते थे, वह चाय वाले के बेटे हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश की सत्ता एक चाय वाले के पास जाए। नरेंद्र मोदी को इसका बड़ा फायदा भी हुआ। भावुक जनता ने उन्हें पीएम के तख्त तक पहुंचा दिया और वहां बिठा भी दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कब चाय बेची, कहां चाय बेची, किसी को भी नहीं पता, कोई नहीं जानता। उनके बेहद करीबी लोग भी नहीं जानते। कभी उनके बेहद खास रहे पूर्व व्हिप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने तो कुछ दिनों पहले साफ साफ कह दिया कि मोदी को हमेशा से जानता हूं, उन्होंने कभी चाय नहीं बेची, यह सब एक चुनावी स्टंट था। अब जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, गप्पू जी को चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए पूरी दुनिया देख रही है। गौरतलब है कि 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने चाय वाले फॉर्मूले को खूब बुनाया था। आईटी सेल ने हर फोन में इस भावुक संदेश को पहुंचाया था कि मोदी जी चाय बेचा करते थे। एक चाय वाला पीएम पद का दावेदार है। खुद मोदी जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जगह जगह चाय की दुकान पर भीड़ों को संबोधित किया था। उसका खूब फायदा भी उन्हें मिला और वो देश के पीएम पद पर जा बैठे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।